नमस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी के प्रख्यात कथाकार श्रीलाल शुक्ल की जन्मशती के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी के द्वितीय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज सुबह 10 बजे इस संगोष्ठी का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें हमने श्रीलाल शुक्ल जी पर साहित्य अकादमी द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी। उसके बाद अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर माधव कौशिक की अध्यक्षता में श्री गोविंद मिश्र जी, प्रोफेसर रामेश्वर राय, प्रोफेसर जनिता माथुर, प्रोफेसर कुमार शर्मा और साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर श्रीनिवास राव की सहभागिता से वह उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ। उसके बाद संगोष्ठी का प्रथम सत्र श्रीलाल शुक्ल के कृति व्यक्तित्व पर केंद्रित था, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती डॉक्टर कालिया जी ने की और उसमें प्रख्यात कथाकार और संपादक द्वय श्री अखिलेश और श्री शैलेंद्र सागर जी ने श्रीलाल शुक्ल से संबंधित अपने संस्मरण हमसे साझा किए। और अब यह दूसरा सत्र श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यासों पर केंद्रित है। इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी। उनसे अनुरोध है कि कृपया मंच पर आ जाए और इस सत्र में श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यासों पर बात करने के लिए हमारे बीच प्रोफेसर प्रेम जन्मेजय और प्रोफेसर विनोद तिवारी, आप दोनों से भी आग्रह है कि आप कृपया मंच पर पधारें। मित्रों, हम आज के वक्ताओं का एक संक्षिप्त परिचय आपके लिए प्रस्तुत करना चाहेंगे। हमारे सत्राध्यक्ष प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक हैं। आप हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हैं। सृजनशीलता का संकट, मध्यकालीन साहित्य, प्रसिद्ध और आलोचना, मध्ययुगीन रोमांचक आख्यान, आधुनिक साहित्य और इतिहास बोध, एक तरह की कला आदि आपकी प्रमुख आलोचना पुस्तकें हैं। कृपया तालियों से उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच है डॉक्टर विनोद तिवारी जी। आप सुपरिचित आलोचक एवं संपादक हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आप अध्यापन कर रहे हैं। आपकी मौलिक एवं संपादित 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। पक्षधर नामक एक महत्वपूर्ण पत्रिका के आप संपादक हैं। आपको देवी शंकर अवस्थी आलोचना सम्मान, वनमाली कथा आलोचना सम्मान आदि अनेक पुरस्कार सम्मानों से विभूषित किया गया है। कृपया उनके लिए भी तालियां बजाएं। हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी। आप प्रतिष्ठित हिंदी लेखक और संपादक हैं। विभिन्न विधाओं में आपकी 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। 2 दशकों से आप यज्ञ यात्रा नामक त्रैमासिक पत्रिका के संपादन और प्रकाशन से जुड़े हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के आप सेवानिवृत्त हिंदी प्रोफेसर हैं। हरिशंकर परसाई सम्मान, शरद जोशी सम्मान, दुष्यंत कुमार अलंकरण, व्यंग्यश्री सम्मान आदि अनेक पुरस्कार सम्मानों से आपको भी विभूषित किया गया है। तो आपका भी अभिनंदन, आप तालियों से करें। और इसके बाद हम सत्र की शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी काफ़ी अस्वस्थ चल रहे हैं। इसके बावजूद श्रीलाल जी को स्मरण करने के लिए वे हमारे बीच आए हैं। तो उनका आग्रह है कि पहले उन्हें बोलने दिया जाए, ताकि यदि स्वास्थ्य ने उनको परमिशन दी तो वो अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे, और यदि परमिशन नहीं दी, बैठना उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला रहा तो वो बीच में जाने की स्थिति में भी रहे। तो इसलिए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी को। माइक लिया अर्जुन अंदर से लिया। देखता हूँ कितनी देर तक बोल पाता है।
अच्छा बोला आपने, अच्छा बोला सब तो यहाँ अच्छा। मंच पर बैठे ट्रेन यात्रा के संपादक ट्रेन जन्मेजय प्रोफेसर विनोद तिवारी और तमाम लेखक जो मेरे बड़े प्रिय हैं वो यहाँ हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए भी कि मैं अक्सर भूल जाता हूँ उम्र के कारण। तो अगर मैं जानता हूँ लेकिन भूल सकता हूँ, तो इसलिए आप क्षमा करेंगे कि मैं पहले बोल रहा हूँ, अस्पष्टता के कारण बोल रहा हूँ। मैं सभी श्रोताओं से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में मैं बहुत थक जाता हूँ। पहले मैं कुछ इधर उधर की बात करूँगा, क्योंकि इधर उधर की बात मेरे पास बहुत है, तो उसके लिए बहुत भूल जाता है। तो श्री लाल शुक्ल पर जो मैं बोलूँगा उसके लिए सारा श्रेय प्रेम जन्मेजय हो जाता है। प्रेम जन्मेजय एक दिन मेरे पास आए और टेप रिकॉर्डर लेकर, और उन्होंने कहा कि हम कुछ बोले पूछेंगे, आप बोल दीजिए। हमने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं ये आए पूछने लगे और मैंने कुछ बोल दिया, और वो सचमुच एक दूसरा पाठ था, एक दूसरा रूप था श्री लाल शुक्ल जी के लेखन का, जो जानते मुझे भी बड़ा सुख मिला कि इनके माध्यम से मैंने कहा। इन्होंने अपनी बात तो काट दी और फिर मेरे को लेख बना के अपनी पत्रिका में छाप दिया। तो जो इन्होंने छापा है अपनी पत्रिका में, मैं उसी का पूरा हिस्सा बोलूँगा। दूसरी बात कि ये व्यंग्य बहुत ज़्यादा लिखे जाएंगे, और जब ज़्यादा कोई चीज़ लिखी जाने लगती है तो जरूरी नहीं कि वैसी हो, वो मान करती है कुछ और चीज़, और उसने मान की, और वो मान की कि व्यंग्य विधा है या नहीं। इस पर मैंने अलग से लिखा है, और वो मैंने उसमें ये बातें कही हैं कि ये कुछ उपन्यास और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कथा साहित्य में, जैसे व्यंग्य उपन्यास। तो व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य भी संज्ञा है और उपन्यास भी संज्ञा है, विशेषण नहीं है कुछ जगह। जैसे श्री लाल शुक्ल जी के लिए और ये बरसाई जी के लिए वहाँ व्यंग्य विशेषण नहीं है। व्यंग्य और अगर कहानी है तो तब व्यंग्य भी संज्ञा है और कहानी भी संज्ञा है। इतना महत्व व्यंग्य का है, और ये व्यंग्य का महत्व स्थापित इन दो लोगों की वजह से अधिक हुआ, एक बरसाई जी और दूसरे श्री लाल शुक्ल। इसको बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि जो वीवी कावंत थे, उन्होंने पहली बार ये संभावना नाटक में दिखाई कि अंधेर नगरी जो प्रहसन था, जिसको आखिर छोड़ दिया जाता था, उसको उन्होंने फुल लेंथ ड्रामा बताया, और बहुत अच्छा ड्रामा बताया, मंच पर उसको प्रोत्साहित किया।
वो भी व्यंग्य है, बल्कि प्रहसन कहा गया है, वो तो और नीचे कर दिया गया है। लेकिन परसाई जी और इन लोगों को पढ़ते हुए मुझे लगा, जब मैंने ये सोचा कि व्यंग्य विधा भी की संभावना से भी भरा हो सकता है, तो ये व्यंग्य जो है वो मूर्छे बनाता है, युद्ध करता है, और स्वस्थ ज्ञान नहीं करता। और जो व्यंग्य समझा जाता था उस तरह का व्यंग्य नहीं है। व्यंग्य को हमें एक बहुत गंभीर रूप में लेना चाहिए। और मैंने ये देखा कि रचना बंध जो होता है व्यंग्य का, जैसे सुलाल शुक्र का जो राग दरबारी है, उसका पूरा रचना बंध, जैसे कोई कालीन बुनता है या कोई, तो उसके जो ताना बाना बनाता है उससे तय होता है। अब सुलाल शुक्र जी का जो उपन्यास है राग दरबारी, उसका ताना बाना, उसको मैं रचना बंध करता हूँ। वो रचना बंध व्यंग्य का है, कहानी है, उपन्यास है, लेकिन रचना बंध उसका व्यंग्य का है। महिला आंचल का रचना बंध व्यंग्य के होते हुए भी व्यंग्य का रचना बंध नहीं है। व्यंग्य का उपयोग उन्होंने किया, उनके लिए व्यंग्य विशेषण है, लेकिन राग दरबारी के लिए व्यंग्य विशेषण नहीं है। वहाँ पूरा का पूरा जो उपन्यास है वो बताता है कि व्यंग्य ही उसकी भूमि है, उसी भूमि पर वो लिखा गया है। तो और जैसा मैंने कहा कि महिला आंचल की भूमि व्यंग्य की नहीं है, व्यंग्य उसमें है, विशेषण के रूप में लिखे हैं, लेकिन वो पूरा व्यंग्य नहीं है, वो उपन्यास ही है। तो एक बात ये कहने को थी, ये मैंने जो कहा कि इधर उधर की बात में, तो इधर उधर की बात में एक और चीज़ है कि मैं थोड़ा तुलसी का उल्लेख करूँगा, लेकिन बात एक नागार्जुन की कविता है लक्ष्मी, शायद आप लोगों में से किसी को याद हो। 1953 में वो कविता लिखी गई थी और अभी अभी पार्लियामेंट बनी थी। स्वतंत्र संपन्न लोकतांत्रिक सरकार के गठन के एकदम आरंभिक वर्षों में ही धर्म और राजनीति का उभरता हुआ रूप नागार्जुन ने दे दिया था। वो हम इधर उधर हो गया, इधर उधर बोलने में इधर उधर हो ही जाता है। तो वो जो कविता है उसमें ये कहा गया है कि नहीं आता ना तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ये है, ये मैं थोड़ा सा तो पढ़ाई, धर्म और राजनीति का उभरता हुआ रूप दिखाई पड़ता है और उसमें पार्लियामेंट इसमें क्रिकेट खेले, योजना बिहारी राम और घोर अनर्थ है, भागना व्यर्थ है,
शब्द वेदी बाण चला रहे शिकारी, और ये तो ध्यान दीजिए इस पंथ पर, जिनके हित दिल्ली पति त्रिविध तापहारी। ये जो कविता है वो आगे की है। अब बाद में जब कॉर्पोरेट का दबाव बढ़ा है, उस समय का ये दृश्य है। ऐसा हुआ जो नागार्जुन ने पहले ही देख लिया था। उसी तरह जो श्रीलाल शुक्ल का राय बंगाली है, वह 1967 में लिखा गया, लेकिन उतनी अधिक विकृतियाँ नहीं थी। वो विकृतियाँ तो बाद में आई, और जब विकास का विकास होने लगा, और विकास किस चीज़ का हो रहा है पता नहीं, लेकिन लेक्चर हो रहा है। तो ये परिस्थिति आई है जब ये उस समय जब विकास पर बहुत बल दिया जा रहा है और विकास का कोई मतलब है नहीं कहा जा रहा है। ये सुधार जी ने लिखा है, मैं पढ़ूंगा थोड़ा सा उसका अंश, लेकिन जैसे जैसे कोई चीज़ मिलती जाएगी मैं पढ़ूंगा।
बात कर रहे थे। वो उनके कमरे की लाइट खराब हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी लाइट लगवा दो। तो जो वहाँ के लोग इसमें होते थे, तो उन्होंने कहा कि सर गैस पर आपका कुछ बनाता है जब गजब पहले बजट तभी लगती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बना देता हूँ। उन्होंने एक दुकान से पूछा कि भाई एक ट्यूब लाइट लगवानी है हमारे कमरे में, कि उसको लगवा दो तब तो उसने वो दुकानदार जो बेचता था उसने कहा कि 150 रुपये में सारी चीज़ों को सही लाइट लग जाती है, तो इतना ही होता है। उन्होंने दे दिया, उसकी चिट्ठी भी रखी और अपना बजट भी दे दिया। फिर जब वो बजट गया तो दफ्तर का एक आदमी कहता है, चलिए आज की क्या करें, यहाँ तो इस दफ्तर में एक लाइट 750 रुपये की लगी, 75-80 की बात। अब आप इसलिए इस 750 में अगर लगती है तब दफ्तर थोड़ा आराम से चलेगा। 150 में लगने वाली लाइट 750 में रहेगी तो कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। और इस तरह से आप देखिए कि वो 500 रुपया एक संस्कृति पैदा करता है, जिससे जनता और शासन प्रशासन के बीच संबंध धीरे धीरे टूटते चले गए। इससे यह भी प्रकट होता है कि जन विचार और समाज नेताओं के भाषण और उनका कार्य अवसर की तमीज उसकी संस्कृति के अनुकूल पड़ती है। ठीक उसी तरह जैसे उदारीकरण की अर्थव्यवस्था की विचारधारा में राष्ट्र, राज्य, इतिहास और सामाजिक जिम्मेदारी ग्लोबल ग्रोथ के लिए बाधा रूप मानी जाती है। अगर कोई चीज़ राष्ट्रीय मान लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा ग्लोबल स्तर पर उसका उपयोग करने में आसानी उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के बारे में उसको बाधा डालेंगे और वो ग्लोबल पैमाने पर उसका उपयोग करना चाहेंगे। तो ये जो स्थिति है आप देखिए एकदम जैसे बाद में भी उपन्यास सुनता आया है ग्लोबल गाँव का देखा, लगभग वैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो पहले से उनको इस बात का आभास था। ये तर्क का हमने बता ही दिया है अभी कि महिला आंचल में जो तर्क है वह वास्तविकता से, जनता से, राजनीति से संबंध मिला हुआ, लेकिन यहाँ कैसे वो कटा है उसी 500 रुपये वाली जो संस्कृति है उसी तर्क से ये धीरे धीरे कटता जाता है। यहाँ गांधी ने लिखा है ये मानकर चला गया था कि किसान गाय भैंस की तरह मच्छर भी पालने को उत्सुक और उन्हें मारने से पहले किसानों का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन करने के लिए जरूरत है रोग के लिए जरूरत है, अंग्रेजी की जरूरत है। उन्हें रोग और अंग्रेजी की जरूरत है हृदय परिवर्तन के लिए। मच्छर मारने के लिए मलेरिया उन्मूलन में सहायता करने की
सभी अपीलें सब अंग्रेजी में होती थी, बड़े बड़े अक्षरों में, और यह स्वीकार किया गया था और यह किया गया था कि दीवार रंगने वालों को मनमानी अंग्रेजी रख लिखने की छूट दी थी। दीवारें रंगती जाती थी, मच्छर मरते जाते थे। तो आज इस तरह का जो पैदा, इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई थी, 1967 नहीं पैदा। ये तो अभी हाल में 12-14 साल के बीच में ये इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हुई। फिर उनका दूसरा अब उस गांव की महिमा देखिए। वहाँ के छोटे मोटे अफसरों में कोई न कोई ऐसा निकल आता था जिसके छात बात देखकर वहाँ उसे पहले सिरे का दीवान समझते थे, वहाँ के लोग जानते। पर जिसे देखकर एक बाहरी लोग आपस में कहते कि कितना फलीदार है, बहुत बड़े खानदान का लड़का है, देखो ना इसे चीको साहब की लड़की जारी है, इसलिए भूख लगने पर भी अपनी ईमानदारी को खतरे में डाले बिना यहाँ खाया जा सकता है। जो पूरे गांव के लिए बेईमान है, वो भूख लगने पर खाया जाता है, क्योंकि वहाँ खाने से उनकी ईमानदारी को खतरा नहीं होगा। वही काम तो वही संस्कृति आगे बढ़ाते चलेगी। शिवपालगंज में जन सेवकों और जन नायकों का आना जाना जोर से शुरू हुआ। शिवपालगंज के विकास की चिंता थी और नतीजा होता था कि वे लेक्चर देते थे। शिवपालगंज तो भारत मान लीजिए, भारत के विकास की चिंता है और इसके लिए लेक्चर दिए जाते हैं। अब इसमें उन्होंने लिखा है कि पता नहीं कि लेक्चर क्यों दिए जाते थे, लेकिन लेक्चर दिए जाते थे और विकास के लिए दिए जाते थे। और विकास किस चीज़ का होता था मालूम नहीं, क्योंकि अगर कोई कार्यक्रम होता वाकई अस्पताल बन रहा होता, कोई नहर बन रही होती, तो मालूम होता जनता को भी कोई विकास की ये चीज़ें हैं। लेकिन कुछ बन ही नहीं रहा, कुछ नहीं बन रहा था। तो विकास की कहानी जिस तरह से एक नैरेटिव बनी है, वो आज वो सच नहीं बनी, तो बात बहुत बात में है। और आप सब जानते हैं कि कंपनी मैं फिर यहाँ एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार कहा था, जब वो मोदी जी से चीजें बढ़ाने लगे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि नैरेटिव तो मोदी बनाते हैं, आप में से किसी ने बनाया? आज नैरेटिव का चलन यही है कि विकास होगा, विकास का किस चीज़ का होगा यही मालूम, विकास कैसे होगा यही नहीं मालूम, लेकिन लेक्चर दिया जाएगा कि विकास होगा। अच्छा, अब ये मैंने बताया कि ये इस समय की बात है, कितना भविष्य दृष्टि होता है, भविष्य दृष्टा होता है। अब देखिए कि इसलिए कि गहराई का अपरिचय, जीवन से अपरिचय, समाज से अपरिचय और ताकत है, सभी चीज़ों से शासन का अपरिचय है, लेकिन विकास कर रहे हैं। जमीन से अपरिचय है, लेकिन अब जमीन किसान के लिए नहीं है। विकास तब होगा जब अदानी और अंबानी को दिया जाएगा। मैं जानता हूँ कितना दिया गया, कितनी जमीन दी। तो
ध्यान देने में मुझे कोई बुराई नहीं है। किसी पत्रकार ने पूछा मोदी जी से कि ऐसा कहा जाता है कि आप धनिकों का साथ देखते, तो उन्होंने कहा क्या मैं सबको गरीब बना दूँ? ये कोई जवाब है? गरीब तो जब आप इस तरह से बना रहे हो अमीर, तो गरीबी तो आएगी आएगी, गरीब तो होगा ही होगा। लेकिन अगर उनको करने बड़ी चीज समझा कि अगर उनको इस बात का पता होता कि गरीबी एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसी सच्चाई है कि साहित्य के लिए, साहित्यकार के लिए वो बहुत दिनों से सहानुभूति का विषय है। मैं इसमें तो बहुत उदाहरण है, एक उदाहरण खरीद दिया इसलिए कि कुछ मालूम तो हो जाए कितना गहरा। कालिदास ने मेघदूत में यक्ष कथा है कि तुम यहाँ यहाँ जाना, सामंतों के महलों में जाना, देखना सब कुछ, फिर वहाँ रुकना कहा जहाँ श्रम वाला है, जिनके कर्णाभूषण धूल और पसीने से सने हुए हैं, वहाँ रुकना, वहाँ सहानुभूति देना। तो अभी इसकी बहुत लंबी परंपरा है। मैं कहा करता हूँ हर जगह जहाँ से निकालिए वहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्वयं बेईमान नहीं करते, ये आपको ध्यान में रखना तो श्रमिक और गरीब, क्योंकि एक बेईमान नहीं है, क्योंकि बेईमानी अगर कभी होती है ये परंपरा से भारतीय समाज बहुत दिन से है। जब परंपरा से साहित्य ने मुख्य रूप से मान लिया है कि हमारी सहानुभूति किसको होगी, जब परंपरा से ये मान लिया गया है भक्तों ने कि राम गरीब नवाज है, तो आप ये बात नहीं बोलते मैं सबको गरीब बना। अच्छा, इसी तरह ये जो गरीबी का जहाँ तक सवाल है, ये लगा असल में तो है गरीबी, और जहाँ गांधी जी में है ही, विवेकानंद में है ही, विवेकानंद प्रसाद आप लोगों को कुछ लोग जानते हैं, मॉडर्न इंडिया में उन्होंने लिखा जब वो पूरा हिंदुस्तान घूमे कि जिस देश में इतनी गरीबी है उस देश में ब्रह्म चिंतन आध्यात्मिक आ गया, और इतना बड़ा डेंट पड़ गया, गरीबी ने इतना बड़ा डेंट डाल दिया इन लोगों के जीवन में। गांधी में तो डाल ही दिया, कप्पा ही बहुत थोड़ा काम कर, उनकी जीवन शैली बदल गई, विवेकानंद प्रसाद दिए। तो ये है गहराई। तो अगर गहराई में आपको भारतीय जीवन कम से कम साहित्य कुछ तो 500 साल का तो पड़ा था, तो मालूम हो जाता कि सच क्यों राम को गरीब निवास कर रहे हैं, राम को गरीब निवास कर रहे हैं, और आज तक ये जहाँ देखते हैं तो सब तक गरीब है। तो मैं ये सोचना दूँ, देखिए रोक दीजिएगा मुझे, क्योंकि हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो जाए, मैं बंद कर दूँगा थोड़ा। तो तुलसीदास में जो हावरी में एक दोहा है तुलसीदास का, मणि माणिक मणि माणिक महंगे किए, सहंगे तृण जल नाथ, तुलसी तो जानिए राम गरीब निवास।
बड़ा राम का है ना ये युग, सब जगह राम है, लेकिन राम तो गरीब नहीं रहा, आपने कितना गरीब हुआ तो कितनी चल रहा है। तो अब इस तरह से मैं खत्म ही कर लेता हूँ कि इस गहराई में जो नहीं जाएगा तो राजनीति भी नहीं कर सकेगा, तो हिंदुस्तानी समाज भी नहीं समझ सकेगा, तो जो वैल्यू सिस्टम है इस समाज का। तो जब ये गहराई खत्म हो गई है, जैसा दिखाया है श्री लाल सपुर ने कि इस गहराई की ओर जाने, इसलिए ये संबंध खत्म हो गया। जैसे मैंने कहा कि वो विकास, और विकास किसका, किस तरह से होगा कुछ पता नहीं, बस होगा। तो जब से ये इस तरह की स्थितियाँ पैदा हुई हैं, तब से मुझे तो ये लगता है कि ये जो गरीबी है, या जो इस समय का जो समाज है, वो एक फ्रोजन कॉन्टेंट है। ये कहा है ज्ञान विकास में फॉर्म के लिए, फॉर्म इज ए फ्रोजन कॉन्टेंट। क्या लगता है कि ये फ्रोजन कॉन्टेंट है, वो हमको दिखाई पड़ेगा कि इसका असर क्या है। तो ये अगर इस समाज को आप गहराई से नहीं देखेंगे और समझेंगे तो कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि समाज ही आपको विषय दे, समाज ही आपको फॉर्म देगा। क्योंकि एक बार शाही जी ने कहा था कि हो सकता है कि कोई समाज बिना साहित्य के हो, लेकिन साहित्य बिना समाज के नहीं। इसलिए नहीं होता कि समाज बनने पर कई संस्थाएं पैदा होती हैं, समाज बनने पर ट्रेडिशन होता है, बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मूल्य देती, जो आपको आदर्श देती। तो ये आप जब विकास होगा और वहाँ पता नहीं चलता किस चीज़ का विकास होगा। अरे इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी समस्या है, आपको पता नहीं कि किस चीज़ का विकास होगा। तो जब संबंधों का लोप हो गया, समाज का और मनुष्य का और शासन का और राजनीति का, तो आप सोचिए कि आपके लिए गरीबी क्या चीज, आपके लिए जनता की समस्याएं क्या चीज, आपके लिए आप जनता को सुनाएंगे, लेकिन जनता को क्या है, आपके लिए कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी का। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर विनोद तिवारी जी को।
सभी को मेरा नमस्कार। हम जी जा रहे हैं तो आए हम सब लोगों के लिए यही एक यादगार है। राष्ट्रपति को याद करते हुए आप सबने देखा सुना अपनी स्मृति पर और अपने पूरे उस दौर के साथ इस दौर को याद करते हुए जिस गहराई की वो बात कर रहे थे सब उससे रूबरू थे। दरअसल मुझे साहित्य अकादमी ने कहा कि राग दरबारी पर मैं अभी बात विद्यानंद जी ने भी राग दरबारी के ही संघर्ष से सफल बातें रखी। शिवलाल जी से मेरा मिलना तो नहीं है लेकिन एक स्मृति कुछ दूसरे प्रकार की। मेरा विवाह जब हुआ तो एक अप्रचलित ढंग से कुछ हम लोगों ने किया था। पति पत्नी ने समय न्योते के रूप में या सुभाषीष के रूप में जो भी साहित्यकार आए थे और उन लोगों ने जो कुछ लिफाफे में बंद करके दिया था तो उनके पिता जो प्रतिमा के सत्यप्रकाश उन्होंने उसको अपने पास न रखते हुए बेटी को ही सब दे दिया। तो मैंने उसको क्या किया था कि उन लिफाफों में जो लिखा हुआ था उन सबको कटिंग करके इकट्ठा किया और उसका एक एल्बम आज भी हमने बनाया है। इसी में शिवलाल शुक्ल का लिखा हुआ एक वाक्य है कि वर वधू को राम की नहीं राम कथा की उम्र। तो वो स्मृति मतलब है। बाकी मेरा मिलना नहीं हुआ था। हम लोग आते हैं राग दरबारी पर। राग दरबारी को लेकर के सुबह से ही क्योंकि वह उनकी केंद्रीय रचना है और खुद वो कहते भी थे कि इसके आगे दूसरी रचनाएं उतनी महत्व नहीं मिला उनको। और होता है हर रचनाकार के साथ यह होता है कि उसकी एक महत्तम जो रचना होती है वह समाज खुद ही अंगीकृत कर लेता है। आप उस पर हम आलोचक या जो भी उस पर आप कुछ भी कहिए कि यह नहीं मिला वह नहीं मिला विश्राम को संत को नहीं मिला वो आप कहते रहिए लेकिन गोदान को जो महत्व मिला उनके प्रेमचंद की दूसरी रचनाओं को नहीं मिल सकता। ठीक उसी तरह से मैला आंचल को जिस तरह से समाज ने और पाठक वर्ग ने लिया रेण की दूसरी रचनाओं को नहीं लिया जा सकता है। तो राग दरबारी में जरूर कुछ ऐसा है कि बार बार और आगे भी वही उनका केंद्रीय उपन्यास रहेगा। रचना की जब हम बात करते हैं खास करके ऐसे अवसरों पर तो स्वाभाविक है कि सब पर बातचीत हो। इसकी संरचना को लेकर के थोड़ी सी चर्चा की थी नित्यानंद ने, इशारा किया। इसका एक प्रयोग मैंने किया था वर्धा विश्वविद्यालय के अध्यापन के दौरान। सुबह के सत्र में बेला की चिट्ठी का जिक्र हुआ। तो दरअसल स्ट्रक्चर्स कैसे बने हुए हैं एक फॉर्मेट में हम सब लोग उसका अनुकरण करते हैं। हम अध्यापक हैं, हम अध्यापक भी करते हैं कि कबीर को कैसे पढ़ाया जाना है तो वही आत्मा परमात्मा अध्यात्म और उस पदावली और शब्दावली और उस अर्थ में पढ़ाएंगे। उसी तरह से उपन्यास भी पढ़ने पढ़ाने के कुछ तरीके बता दिए गए जैसे कि चरित्र चित्रण है तो चरित्रों को कुछ इस तरह से लिया जाए उनकी व्याख्या कर दी जाए। तो उस चिट्ठी को मैंने जानबूझ करके कक्षा में एक प्रयोग के धरातल पर लिख करके कहा कि इसकी व्याख्या करके दीजिए आप। 20-25 जो भी एमए के विद्यार्थी थे तो वो चिट्ठी जैसे शुरू होती है उसके अनुवादक ने भी जो अंग्रेजी में उसका अनुवादक था उसने उसकी मुश्किल जाहिर की थी कि ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। संभव है ट्रांसलेट होता तो खराब हो जाता। आप सबने जिन्होंने पढ़ा है तो वो हिंदी फिल्मों के गानों के मुखड़ों को जोड़ करके वह प्रेम पत्र लिखा गया है और शुरू होता है ओ बेदर्दी बाबू तुझे मेरा मन याद करता है और इस तरह से वो एक एक गानों के मुखड़ों को जोड़ते हुए और खत्म होता है। वो पूरा प्रेम पत्र व्याख्या के लिए दे दिया गया। तो आप विश्वास नहीं करेंगे एक को छोड़कर सबने उसकी जो व्याख्या की वो वही आध्यात्मिक व्याख्या कि इसमें जो बेदर्दी बालमा है वो परमात्मा का प्रतीक है
और आत्मा उससे मिलने के लिए छटपटा रही है। तो किसी के भी उस मानस में यह नहीं था कि उससे नीचे भी कोई चीज़ हो सकती। तो जो लौकिकता, पारलौकिकता, आध्यात्मिकता या यह जो एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं, यह उपन्यास उसका सबसे बड़ा नमूना है कि उस फॉर्मेट को यह तोड़, औपन्यासिक फॉर्मेट को ही तोड़ देता है। और ऐसा नहीं है, साल्वेलो का जिक्र हुआ, दास्तोयेव्स्की का हुआ, वो तो बड़े महान उपन्यास हैं। 6वें दशक में फ्रांस में नोवा रोमा आंदोलन, वो उपन्यास के पूरे दुनिया भर में उपन्यास के लिए एक तरह के नए शिल्प की बात करता है, और उसी से एसोसिएट होता है, संलग्न होता है एंटी नॉवेल। तो आप देखें कि जो 6वां दशक है, और खास करके उसके बाद जो साठोत्तरी समय, अखिलेश जी ने रघुवीर सहाय का जिक्र किया, तो सचमुच में आपको अगर नजर दौड़ाएं तो रघुवीर सहाय, धूमिल, मुक्तिबोध जो कविताओं में कर रहे थे, कुछ साठोत्तरी कहानीकार कहानियों में कर रहे थे, यह उपन्यास दरअसल उन कविताओं का जो रघुवीर सहाय या धूमिल के यहाँ है, एक तरह का इकट्ठे विस्तार है। और इसलिए यह यूटोपिया का उपन्यास नहीं है, डिस्टोपिया का उपन्यास। और मेरी नज़र जहाँ तक मेरी बहुत कम हो सकती है, हिंदी में डिस्टोपिया का इतना बड़ा उपन्यास शायद मैंने दूसरा नहीं पढ़ा। और जिस दशक की ये बात की जा रही है, जिस समय की बात की जा रही है, लेकिन रेखा जी नहीं आई, उनका सत्र शायद आएंगी। उन्होंने किताब ही संपादित की है राग दरबारी को लेकर के, आलोचना की खांस के नाम से। आलोचकों की खांस इसमें क्या रही है, उसके दो बस आधार आपके समक्ष में रखूंगा। एक तो यह है कि जैसे सुबह कहा गया कि श्रीपत राय ने महाऊब का वृत्तांत था, अमृत राय ने इसको ललकरानी, रिपोर्टाज और हास्य का मिला जुला एक रूप का। नेमिचंद्र जैन के बारे में बात हुई, उन्होंने तो संगीत के उनके ज्ञान पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया, खास करके इसके शीर्षक को लेकर के। जबकि सुबह से ये बात हो रही है कि राग दरबारी के लेखक जो श्रीलाल शुक्ल हैं, उनको संगीत बहुत पसंद है। खैर, उसका उन्होंने अपने संस्मरण में संकेतों में जवाब भी दिया है। मुद्रा राक्षस ने तो पूरी तरह से खारिज करते हुए यह कह दिया कि ग्रामीण जीवनानुभव का कोई उनके पास ज्ञान ही नहीं, जिसमें उन्हीं के भांजे दामोदर दत्त दीक्षित ने एक लेख लिखा तो कहा कि दरअसल जो शिवपालगंज है वह असल में मोहनलालगंज है, लखनऊ के नज़दीक का एक कस्बा, और उसी के पास के अतरौली में पैदा हुए थे श्रीलाल। तो ये इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ। गोपाल राय ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कही कि दरअसल यह कृति क्यों असफल है, क्योंकि यह व्यंग्य और उपन्यास दोनों को मिला देता है। अभी व्यंग्य की बात हो रही थी, तो व्यंग्य को संज्ञा कहा नित्यानंद जी, जो कि उचित भी है। असल में वहाँ जो मुश्किल है दो तरह की है। एक प्रचलित यथार्थवाद जो है, जी बैठे हैं, उन्होंने तो लिखा ही है, एक वह जो यथार्थ था उनकी किताब ही है। तो वह जो प्रचलित यथार्थवाद का ढंग था, और यह जो व्यंग्य को एक साहित्यिक विधा मान लेने की जो रीति थी, ये दो मुश्किलें इस उपन्यास को पढ़ने के लिए आलोचकों के समक्ष थी। क्योंकि व्यंग्य को जब ही हम एक साहित्यिक विधा मान करके उसको अलग कर देंगे, तो स्वाभाविक है कि व्यंग्य और उपन्यास का जो रिश्ता है वो ढूंढने में मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में आप 68 में उपन्यास प्रकाशित हुआ, और 1967 में मिलान कुंदेरा का उपन्यास है जो, इसको उपन्यास मानेंगे कि नहीं मानेंगे?
इसलिए शिलाल शुक्ल ने कहा भी है और वह सच भी है कि वहाँ उपन्यास में व्यंग्य एक पद्धति और शैली की तरह से है, वह कोई विधा नहीं है। और क्यों है तो अपने एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया, इस दौर की मैंने बात की, धूमिल, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध, वही दौर आप सिनेमा में देखें तो अमिताभ बच्चन की जो फिल्में हैं और उसी के साथ विशेषण तय होता है अमिताभ बच्चन के लिए यंग मैन का। तो शिलाल जी से पूछा गया कि आपके भीतर समाज को लेकर के, उसकी विकृतियों को लेकर के, उसमें जो यह क्षरण है, संस्थानिक रूप से पतन है, आपके भीतर गुस्सा है, तो आपने इस शैली का प्रयोग क्यों किया? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि दरअसल मैं यंग मैन हो नहीं सकता, वो मेरी शैली नहीं, और जो मैं हो सकता था उसी शैली में मैंने इसको लिखा। तो वह पूरा जो दौर, वह समय हमें याद रखना होगा। मैं बहुत विस्तार में उसमें नहीं जा रहा हूँ कि असल में राग दरबारी को रचने या उसको परिप्रेक्ष्य बनाने के पीछे जो शिलाल शुक्ल का लक्ष्य था, वह जिस भाषा में और जिस शैली में आया, व्यंग्य वहाँ एक तरह से उसको टूल्स भी हम नहीं करेंगे, वह हथियार हो सकता है, लेकिन वह एक पूरी तरह से उपन्यास के रिश्ते में, खास करके जब हम देखें तो व्यंग्य पहले भी लिखे जा रहे थे, लेकिन उपन्यास के रिश्ते में हम देखें तो एक नए ढंग की भाषा और एक जिसको हम लोग कहें कि पहले शिलाल शुक्ल वास्तविक को अवास्तविक बनाते हैं, जिसको हम यथार्थ कह रहे हैं, दरअसल शिलाल शुक्ल उसको उस वास्तविक को अवास्तविक बनाते हैं और फिर उस अवास्तविक को पर वास्तविक बनाने के लिए जैसा का प्रयोग करते हैं। और ये बहुत बड़ी टिप्पणी है। कोई चीज अपने वास्तविक रूप में जो है वह अपने मूल स्वरूप को खो दे और फिर उस पर उसको वह जैसा है अपने वास्तविक में वह न होकर के वैसा दिखे। तो एक उदाहरण बस इस संदर्भ में पढ़ रहा हूँ। एक हलवाई की दुकान पर एक हलवाई बैठा था जो दूर से ही हलवाई सा जान पड़ता था। दुकान के नीचे एक नेता खड़ा था जो दूर से ही नेता जैसा दिखता था। वहीं साइकिल की हैंडल पकड़े एक पुलिस का सिपाही खड़ा था जो दूर से ही पुलिस का सिपाही जैसा दिखता था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सिपाही खड़ा है तो सिपाही जैसा क्यों दिख रहा है, हलवाई है तो हलवाई जैसा क्यों दिख रहा है। यह वह शैली है, वह कला है जिसको मैं कह रहा हूँ कि वास्तविक को अवास्तविक, यथार्थ को अयथार्थ बनाना। ऐसा नहीं कि यथार्थवाद को से पीछे भागते हो, कि पलायन संगीत है आखिर में भागो भागो यथार्थ पीछा कर रहा है, तो दरअसल यथार्थवाद से भागना नहीं है। जो यथार्थवाद चला आ रहा था उसको कैसे वे ले रहे हैं वह महत्वपूर्ण। इसलिए आप देखें तो शिवपालगंज की शय में हर जो असल चीज है वह जब आप उसकी परीक्षा लेने जाते हैं तो हर चरित्र, हर परीक्षा देने वाला पात्र परीक्षक पर ही भारी पड़ता है। ये उसकी खासियत है। और इसीलिए आप यह देखें कि कोई भी आदर्शवादी चरित्र राग दरबारी में आधा मान लें हम तो लंगर को कह सकते हैं, पूरा वादी नहीं है, क्योंकि उसको भी इस बात की टेक है कि वो रिश्वत तो देगा लेकिन दाम बढ़े हुए पर नहीं देगा। वो ये स्वीकार करता है कि जो पहले रेट था उसी पर देगा, मतलब गांधीवाद उसने आप पर ढूंढ लिया। वह यह स्वीकार करता है कि अब तक जो रेट बढ़ा था ये तो फिर गलत बात हो गई, तो उस रेट पर नहीं। तो यह जो आदर्शवाद हम ढूंढते हैं, खास करके जिसको मैं डिस्टोपिया कह रहा हूँ, या आदर्शवाद जिस तरह के उपन्यासों में हम ढूंढते हैं, वह आदर्शवाद टूटता है। और स्वाभाविक है कि इसलिए बहुतों को यह लगा कि यह कैसा उपन्यास है, लेकिन वह यह भूल गए कि यथार्थवाद की एक सबसे महत्वपूर्ण पद्धति होती है चित्रण की, वह है डिस्टॉर्शन।
जिसको हम हिंदी करें तो विरूपण की कला, और राग दरबारी इस विरूपण की कला का एक सबसे मज़ेदार, सबसे महत्वपूर्ण नमूना। वो स्टीरियोटाइप, उस यथार्थ को तोड़ते हैं और उस तोड़ने के क्रम में खुद एक जगह वो लिखते भी हैं, जो संस्मरण है राग दरबारी को लेकर छोटा सा, तो उसमें वो कहते हैं कि प्रेमचंद जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी साहित्य में लगता है ग्रामीण जीवन के प्रति दो प्रकार की दृष्टियां विकसित हुई और दोनों ही रूढ़ ही बन गई। पहली दृष्टि आहा ग्राम में जीवन भी क्या है वाली है, और या चरमर चरमर चू चरर मरर जाती चलती है भैंसा गाड़ी, ये वाली दृष्टि। या तो दूसरी दृष्टि यह है कि एक किसान, शोषित मजदूर, इस तरह के प्रातिनिधिक रूप में चरित्र खड़ा कीजिए और उन पर सामाजिक यथार्थ के उपन्यास कीजिए। तो प्रेमचंद को वहाँ ऊपर उन्होंने कहा है, लेकिन उसमें जोड़ते हैं कि यह स्वस्थ दृष्टि है, पर इससे अनुप्राणित साहित्य ज्यादातर रश्मि, सतही और प्राणहीन। तो जिस स्टीरियोटाइप के यथार्थ की बात हम आज करते हैं, राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल उसको 68 में तोड़ते हैं, और इस नाते यथार्थवाद की एक समझ के लिए भी और हिंदी आलोचना के लिए भी एक नई दृष्टि देते हैं। और यही कारण है कि कई बार कुछ कृतियाँ जो उनके समय में आलोचना उनके साथ न्याय नहीं करती है, लेकिन वह आलोचकों का मुंह गिराती हुई आगे निकल जाती। मैला आंचल के साथ भी यह हुआ था, राग दरबारी भी उसका उदाहरण है। कहने का मतलब यह है कि असल और नकल का जो एक रहस्य है राग दरबारी, वह जिस ढंग से जिस चीज़ को लाना चाहता है, जिस विरूपण की कला हम कह रहे हैं, उसको आप अगर समझना शुरू करें, देखना शुरू करें, तो आप जिस भी पात्र के पास जाते हैं, तो वह पात्र आपको ऊपर से भले ही जैसा दिखे, आपस में जैसे उसमें एक पात्र है कालिका प्रसाद, वो हमारे अपने समय में भी वैसे चरित्र मिल जाएंगे। उनको यूं ही भनक लगती है कि सरकारी ग्रांट के रूप में अमुक योजना अब सरकार चालू करने वाली है, उसी के अनुकूल वो स्ट्रेटजी बनाने लगते हैं। तो कभी ब्राह्मणों के पक्ष में, कभी दलितों के पक्ष में, जैसे चमड़ा छीलने और काटने का ग्रांट मिलने वाला, तो ब्लॉक से उसके लिए वो सेटिंग करते हैं। और उन्हीं कालिका प्रसाद को शनिचर, जब ग्राम प्रधान का चुनाव लड़वाया जाता है शनिचर को, तो अपना सलाहकार बनाता है। अब इस गठजोड़ को देखिएगा, क्योंकि आज भी जो ब्लॉक, ग्राम पंचायतें और केंद्र से लेकर के नीचे तक जो स्थितियां हैं, उसमें ऐसे व्यक्ति की गाँव में किस तरह की पूछ होती है कि वह सब कुछ ग्राम प्रधान के पक्ष में करेगा। लेकिन वैद्य जी के सामने जब शनिचर कहते हैं कि कालिका प्रसाद की विशेषता बताते हुए, और आखिर में एक वाक्य कि लेकिन यह भी दर हरामी है, तो हम पाठक के बतौर भले ही जाएं, लेकिन आप देखिए आपस में भी वे चरित्र, जो मिजाज है जो गांव का, उसको ठीक ढंग से वो प्रस्तुत करते हैं। इसमें इसलिए अगर इसको इस ढंग से देखा जाए, कहा जाए कि शिवपालगंज एक ऐसा खुर्दबीन है, खास करके मैं पूरे भारत की बात तो नहीं कह रहा, लेकिन उत्तर भारत के गाँव में, तो आज़ादी के पहले गोदान में जिस तरह से जो चित्रण है, और आज़ादी के समय उसके 1-2 साल के बाद की स्थितियों का मैला आंचल में जो चित्रण है, राग दरबारी दरअसल आज़ादी के बाद का पूरी तरह से जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनके जो कहें कि छोटे से छोटे लघुतम सांस्थानिक रूप ग्राम पंचायतों से लेकर के और जिले तक विकसित हुए सांस्थानिकरण के रूप में, उन सब की एक तरह से वो आलोचना करता है। और यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षा वाली बात पर सुबह चर्चा हुई
मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ और एक डिस्क्लेमर के साथ कि प्रसंगतः अगर आज के संदर्भ से उसका कुछ हवाले उसके कुछ जुड़ते हों तो उसको किसी व्यक्ति पद या प्रवृत्ति के साथ जोड़ करके ना देखें। ये डिस्क्लेमर के साथ। राग दरबारी में 3 चुनाव होते हैं, आप सबको याद होगा। एक कोऑपरेटिव का चुनाव, दूसरा छंगामल विद्यालय के प्रबंध समिति का चुनाव और तीसरा ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत का चुनाव। ग्राम पंचायत के चुनाव और कोऑपरेटिव के चुनाव और प्रबंध समिति के चुनाव की जो प्रविधियां जिस तरह से वो जीते जाते हैं, वो ग्राम पंचायत के चुनाव की 3 प्रविधियां या 3 तरीके बताए गए हैं। एक है रामनगर वाली तरीका, रामनगर वाला, दूसरा है नेवादा वाला और तीसरा है महिपालपुर वाला। शनिचर महिपालपुर वाली तरकीब से चुनाव जीत जाते हैं। उसको बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, बस उसके लक्षण इन तीनों के जो आज हमारे अपने इस समय में ढूंढे जा सकते हैं। जो रामनगर वाली तरकीब है वो बाहुबल, जाति और जेल, इसको आप अपने समय में पढ़ सकते हैं। जो नेवादा वाली तरकीब है उसमें धर्म, चमत्कार और ईश्वरीय आदेश, ये आप पढ़ सकते हैं। और जो रामपुर वाली तरकीब है वो वैज्ञानिक और यांत्रिक है। उपकरण के सहारे, घड़ी के सहारे वो चुनाव जीता जाता है। तो आप उसको अपने समय में भी पढ़ सकते हैं कि कितना यांत्रिक ढंग से हम उसको देख रहे हैं। तो इसलिए यह उपन्यास भले ही यह कहा जाए कि नेहरू के युग का पूरा एक क्रिटिक रचता है, दरअसल कोई भी बड़ा उपन्यास या साहित्य, कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण साहित्य वो जिस देश काल में लिखा जाता है उसी देश काल का सच नहीं होता है। वो उस देश काल को ट्रांसडेंट करता है, संक्रमित करता है और इसीलिए हमेशा ही वो समकाल बना रहता है। मुझे याद आ रहा है आलोक राय ने जो प्रेमचंद के पोते हैं उन्होंने कहीं कहा था कि अच्छा होता कि प्रेमचंद प्रासंगिक नहीं होते। ये राग दरबारी की ही शैली में कहा गया हुआ तक यथार्थ है। जैसे मैं कहूँ कि अच्छा होता कि राग दरबारी प्रासंगिक न होता, तो उसमें चीजें उठाई गई वो दूर हो जाती, तो कितना अच्छा होता। इसीलिए इतिहास दोहराता है और हेगल ने लिखा है कि इतिहास अपने को दोहराता है। मार्क्स ने उसमें जोड़ा, एक बार ट्रेजेडी के रूप में और दूसरी बार कॉमेडी के रूप में। हम आज लोकतंत्र की कॉमेडी में जी रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद तिवारी जी को। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर प्रेम जन्मेजय जी को। प्रेम जन्मेजय जी ने साहित्य अकादमी के लिए श्रीलाल शुक्ल पर मोनोग्राफ भी लिखा है, जिसकी कृतियाँ आपको हमारे वर्कशॉप में मिल जा सकती है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ जन्मेजय जी। धन्यवाद देवेश जी। सभा में बैठे हुए हम सब श्री लाल जी के कृतज्ञ हैं और हम सब इस अर्थ में भी कृतज्ञ हैं कि साहित्य अकादमी ये आयोजन कर रही है और इस आयोजन के माध्यम से हम लोग अपने अपने श्रीलाल शुक्ल जी रहे हैं, तो जिस रूप में हम लोग देख रहे हैं। और इसी बहाने व्यंग पर भी चर्चा हो रही है। व्यंग जो लगातार उपेक्षित मिल रहा है और साहित्य अकादमी को इस अर्थ में भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने 2012 में
एक आयोजन किया था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, साहित्य अकादमी और व्यंग्य यात्रा में मिलकर, और जिसमें हमें व्यंग्य के जो बाण छोड़े जाते हैं उस उपेक्षा के लिए, उन बाणों को संभालने के लिए 2 कवच मिले थे। एक कवच था नित्यानंद तिवारी जी का और एक कवच था विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। उन्होंने व्यंग्य पर पूरी तरह से बात की थी। और दूसरी बात, मैं इस अर्थ में भी व्यंग्य यात्रा अगर मैं निकाल रहा हूँ, उसकी उपलब्धि जो एक मानता हूँ कि उसने, मैंने जो अंक निकाले, चाहे वो श्रीलाल जी पर हो, चाहे वो परसाई पर हो, उसके माध्यम से हमें नामवर सिंह जैसा कवच भी मिला। मुझे लगता नहीं कि नामवर जी ने कहीं पर व्यंग्य को लेकर कभी कोई बात कही है, कोई व्याख्यान दिया है। उस समय में जब अंक निकाल रहा था परसाई पर, तो मैंने उनसे कहा था कि आपको कौन सी अच्छी रचना लगती है और क्यों लगती है। ये सवाल मैंने राजेंद्र यादव से भी किया, उन्होंने भी लिखा कौन सी रचना अच्छी लगती है, विष्णु नागर से किया। तो उन्हीं दिनों हिंदी अकादमी ने एक आयोजन रखा व्यंग्य के व्याख्यान को लेकर, जिसका हिस्सा मैं भी था। तो वहाँ पर मैंने उनसे कहा था कि आप, नामवर जी को मुख्य रूप से बोलना था, तो वहाँ उनसे मैंने कहा था कि आप कौन सी रचना उनकी पसंद है वो बोलिए और व्यंग्य पर बोलिए। उन्होंने कहा प्रेम, जो मन में आएगा मैं बोल दूँगा। वहाँ उन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते पर बहुत बढ़िया बात है उनकी व्यंग्यात्मक दृष्टि को लेकर। और एक बात जो मैं लगातार उद्धृत करता हूँ कि उन्होंने कहा था कि प्रीतम उन्मुख होकर कि प्रेम व्यंग्य में जो अंग की बिंदी है ये उसका डंक है। अगर ये अंग नहीं है तो व्यंग्य है, व्यंग्य है ही है। तो ये एक तरह की मुझे लगता है कि व्यंग्य पर जो बातचीत होती है, जो कवच मिलते हैं, आज भी आप लोगों ने बातें की, चाहे रामेश्वर राय ने तो बहुत अच्छी तरह से व्यंग्य की स्थिति को भी लेते हुए और चीज़ों से भी जोड़ते हुए, श्रेष्ठ जी ने, सागर जी ने, सब ने, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि व्यंग्य कहीं छूटा। अभी विनोद तिवारी जी ने भी उस दृष्टि से उसको देखा, पर क्या है। और अगर आप तिवारी जी भी कह रहे थे, नित्यानंद तिवारी जी, कि उन्होंने उनसे मैंने लिखवाया था, और वो बात, ये बात उन्होंने कही थी जब यहाँ पर 2012 में ये सम्मेलन हुआ था, जिसको साहित्य अकादमी ने किया था, और जिसमें विश्वनाथ त्रिपाठी जी बोले थे और नित्यानंद जी भी बोले थे। विश्वनाथ त्रिपाठी ने व्यंग्य को परसाई की तरह स्पिरिट के रूप में माना। यहीं पर नित्यानंद जी ने कहा, तभी मैं इनसे कहा था कि आप हमारे कवच हैं, उन्होंने कहा था उनकी बात के जवाब में लगभग, क्या हरिशंकर परसाई ने ये संभावना पैदा नहीं की कि कहानी और निबंध एक हो सकते हैं, एक दूसरे में मिलजुल सकते हैं। उनकी व्यंग्य रचनाओं को कहानी में या निबंध में रिड्यूस करना संभव नहीं है। बहुत से लोगों की तरह मैं भी मैला अंचल को व्यंग्य उपन्यास मानता हूँ, लेकिन आप मैला अंचल को व्यंग्य के रूप में, व्यंग्य उपन्यास कथा के रूप में पढ़ सकते हैं, लेकिन परसाई कहन को केवल कथा के रूप में नहीं पढ़ सकते या केवल निबंध के रूप में नहीं पढ़ सकते। विधा का बंधन होता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होता है। तो रचना में मात्र व्यंग्य कह देना एक बात है और बंधन को तोड़ देना बहुत बड़ी बात है। हरिशंकर परसाई ने काम किया। तो मानते हैं कि व्यंग्य का, वो कहते हैं कि परसाई की रचनाओं में व्यंग्य का बंधन है, उसकी संरचना व्यंग्य की संरचना है। हमारा आने वाला यथार्थ, स्वाधीन भारत का आने वाला यथार्थ अगर पूरी तरह समझा जा सकता है तो वह व्यंग्य के बंधन में ही समझा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं जो हमारी आस्थाओं को, हमारे विश्वासों को तोड़ रही थी, और तोड़ते समय नए प्रकार के साहित्य की बात कर रही थी। नई कहानी, नई कविता,
का नाम जो दिया गया व्यवस्थितता इसलिए दिया गया कि हमारी वास्तविकताएं नहीं हो गई हैं, हमारी भूमिकाएं नहीं हो गई हैं, ये एक प्रॉब्लम एरिया है। ये तब नित्यानंद जी ने बात कही। दूसरी अभी उन्होंने एक और बात जो कही कि बहुत उदार है, ऐसे लोग उदारवादी बहुत कम मिलते हैं। अधिकांशता तो आजकल जो है वो अगर ये कहा जाए तो या तक कब्जी का दौर है कि दूसरे मतलब अगर अपने ही तरह का व्यक्ति नहीं उसके बारे में बात करना बहुत कठिन होता है। पर तिवारी जी जैसे व्यक्ति ने उस चीज़ को यहाँ मंच से स्वीकार किया। क्या था कि मैं जब शीलाल जी पे अंक निकाल रहा था 2008 में, शीलाल जी से मेरी चर्चा भी होती रही, खूब सारी बातें, खूब सारी और भी चीज़ें सामने आएंगी अगर अंक आप देखें उस पर किताब में। तो तब मैं तिवारी जी की शरण में गया और मैंने कहा कि मैं व्यंग राग दरबारी का पुनर्पाठ इस दृष्टि से उस पर काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है प्रेम, सोच के बताता हूँ, तुम आना। फिर पास में ही रहते हैं, गर्मी में पश्चिम बिहार में, साथ में मुल्तान नगर में वहीं पास में रहता। तो कारण क्या था, मैं उनसे क्यों लिखवाना चाह रहा था कि जब ये उपन्यास आया था तब उसकी आलोचना करने वालों में तिवारी जी भी एक थे। इन्होंने इसको घटनाओं का जंजाल कहा और ये लेख जो है वो छपा भी था, दिल्ली विश्वविद्यालय से किताब आई थी उसमें। खैर मैं उनके पास गया और मैंने उनसे कहा, तो एक उनसे लिखवाया था, एक मैंने निर्मला जैन से लिखवाया था। तो मैं उन पर गया तो फिर उस पर मुझे लगा कि उन्होंने एक दिन कहा कि तुम आ जाओ और बात कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा पर मैं बोलता जाऊंगा, तुम टेप रिकॉर्ड रखना और लिखते चले जाओ। तो उन्होंने जो बोला लिखा, फिर मैंने उनको दोबारा दिखाया। मैंने कहा देख लीजिए कहीं से, तो जो एक एक शब्द है वो उनके द्वारा देखा भी गया। तो उन्होंने जो एक बात कही थी राग दरबारी को लेकर, तब उन्होंने लिखा था कि प्रेम जी आपके उकसाने से मैंने राग दरबारी के बारे में ये बात सोची, वरना तो मैंने छोड़ ही दिया था। तथा अपने परिवर्तित दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए फिर उन्होंने कहा कि लगभग 30 वर्ष पहले मैंने राग दरबारी का एक विश्लेषण किया था। मेरे विश्लेषण का तौर तरीका यथार्थवादी ढांचे के भीतर था, उसमें भाषा और वास्तविकता के बीच संबंध होता है। व्यंग वास्तविकता के विद्रूप को उभारने वाली एक शैलीगत विशेषता है। तब मैंने पाया था कि व्यंग का अतिरंजित उपयोग इस उपन्यास को वास्तविकता से अलग एक स्वाद रुचि देता है। लेकिन अब मैं राग दरबारी के साक्ष्य के आधार पर कह सकता हूँ कि जो व्यंग है वह विद्रूप से अधिक रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का फर्क सामने लाता है। व्यंग में अतिरंजनाएं होती हैं और राग दरबारी की जो भाषिक अतिरंजनाएं हैं वह एक कहानी कहती हैं और उसमें ना जाने कितनी असंबद्ध चीज़ें किसी कनेक्शन से जुड़ी हुई हैं। फिर तो ये बाद में अंक भी आया और उसमें पुस्तकाकार के रूप में, और इसका लोकार्पण भी इन्होंने त्रिपाठी जी ने कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में किया था। और वो जो पुस्तकाकार आया, जब वो शीलाल जी को मिला तो उन्होंने कहा था कि इस किताब में इन 2 लेखों के कारण इसने मुझे रिबिल्ड किया है। जो जिस तरह से व्याख्या आप पढ़िए अगर आपको मिले, तो जिस तरह से व्याख्या तिवारी जी लिखी है राग दरबारी की, एक नई तरह की दृष्टि सामने आई। तो ये बोलना तो मुझे उससे मकान पे था, बात करनी थी, पर प्रसंग आया और राग दरबारी के बिना मुझे लगता है कि शीलाल जी पे बात करना अधूरा रहता है कि उस पर हम बात ना करें, और ख़ासकर हम जैसे व्यंग्यकारों के लिए तो वो कोई नूर का हीरा है और उसकी हम चर्चा न करें, उससे हमें काफ़ी फल मिला है। तो पर मजे की बात क्या है कि शीला शुक्ल जी का जो उपन्यास हम भी बहुत लोकप्रिय मानते हैं। हम अक्सर अगर शीला शुक्ल पर बात करें तो राग दरबारी, और पर विडंबना क्या है कि शीला जी को ये अपना सबसे श्रेष्ठ उपन्यास नहीं था।
उन्होंने साफ कहा कि ये मेरी बातचीत हुई थी और एक लिखित भी है ये रात दरबारी एक डॉक्यूमेंटेड नॉवल है। उनको मकान ज़्यादा मकान प्रिय था और 1970 में उनके पास मकान नहीं था, जैसा आपको पता होगा। मकान उपन्यास लिखने की प्रक्रिया में वो लखनऊ के कार्टन होटल के लाउंज में दोपहर को ब्रांडी पीते थे। होटल की स्टेशनरी पर उन्होंने लिखा इस उपन्यास को, उसको लिखते थे, उसके नोट्स लेते थे। मकान का पहला संस्करण 1976 में आया था। इसका संस्करण श्रीलाल जी की दृष्टि को रेखांकित करने, अगर अभी संगीत की आपने बात की है, और सुबह जो है उनकी बेटी यहाँ पर थी, मैं उनको याद दिलाया क्योंकि उसने बताया भी तब हम बहुत छोटे थे। तो 1971 में इस उपन्यास की शुरुआत हुई और 1976 में इसका ये पूरा हुआ। और उसमें उन्होंने क्या लिखा, जो समर्पण है वो लिखते हैं 1971 में इस उपन्यास की शुरुआत के दिनों में जो जेम और स्काउट भर थे, ये आशुतोष अभिनेता के भी स्काउट भर थे, और 1976 में इसका पूरे रहने तक इसे समझने और इसकी आलोचना की आवश्यकता करने की व्यस्तता पा चुके हैं। उन्हीं आशुतोष और विनीता को ये मात्र समर्पण नहीं है। अगर आप देखें जो उसको समर्पण कर रहे हैं दोनों को, अभी बताया भी था उन्होंने कि हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। तो अगर आप इस सिर्फ समर्पण को देखें तो वो व्यक्ति उपन्यास ही नहीं, समर्पण भी बड़े सोच समझ के 71 से 76 तक का दौर, अपने बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से परिवर्तन आ रहा है, उस चीज पर लक्षित कर रहा है। तो अगर आप समर्पण को करें तो कुछ चीजें अनफोल्ड होती हैं इसमें। और इस उपन्यास से आपको पता लगता है कि अभी बात हुई बहुत सारी कि किस तरह से उनको संगीत का ज्ञान था और संगीत प्रेम का भी पता लगा। तो अभी एक साक्षात्कार था, इसी संगीत के कारण आपको बताएं उन्होंने गिरजा जी से शादी की, उनका प्रेम उनके साथ था। और एक साक्षात्कार में जब ममता कालिया ने पूछा कि क्या आपने प्रेम विवाह किया था, तो श्रीलाल शुक्ल ने सहज भाव से कहा, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। इनके भाइयों की प्रतिभा संपन्नता से मैं प्रभावित था। मैंने सोचा जो लड़की ऐसे परिवार से है, बीए की तैयारी कर रही है, संगीत में गहरी दिलचस्पी रखती है, जरूर मेरे योग्य होगी। मैंने गलत नहीं सोचा। और श्रीलाल जी ने गिरजा जी की प्रतिभा, ज्ञान, संगीत में उनकी दिलचस्पी, उसको ही न केवल अपने योग्य माना, बल्कि श्रीलाल जी भी बहुत वर्णन किया कि उनकी बीमारी के समय में कई बार उनको गिरजामय हो जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में ज़्यादा सोचते। श्रीलाल जी की बेटी मधुलिका, मधुरी बेटी है, वो लिखती है कि मेरे पिता ने ग्रामीण युवक होकर भी अपने कड़े परिश्रम, प्रतिभा, बड़ों को आशीर्वाद से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा लेकर सरकारी नौकरी प्राप्त की व उच्च पदों पर काम किया। मेरी माँ श्रीमती गिरिजा शुक्ल अपने जमाने की ग्रेजुएट एवं एक विदुषी महिला थी और शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता थी। उन्होंने सितार वादन की शिक्षा भी ली थी। उनके मंझले भाई यानी मेरे मामा जाने माने सितार वादक थे। अब तो ये भूमिका क्यों बता रहा हूँ, अगर आप उपन्यास मकान पढ़ेंगे तो उसमें मकान की ज़्यादा कम चर्चा है, संगीत ज़्यादा है और बिना ज्ञान के वो नहीं आ रहे। तो इसमें उन्होंने मकान में शिल्पगत प्रयोग भी किए हैं। आप देखेंगे, अगर अनुक्रम देखेंगे तो उसमें विभिन्न अध्यायों का आरंभ तिथियों के साथ किया है। कहीं वो चरित्र के माध्यम से उस अध्याय का वर्णन। वो श्रीलाल जी जब ने खुद कहा है कि जब लखनऊ आए तो मकान की समस्या में मकान उठाया। कुछ ऐसे वक्तव्य को ध्यान में रखकर परमानंद श्रीवास्तव जी ने उनसे पूछा था कि क्या वास्तविक जीवन से उसका कोई संबंध है उपन्यास को लेकर। तो उन्होंने कहा था 1971 के आरंभ में मेरा कानपुर से लखनऊ तबादला हुआ। मेरा परिवार कानपुर में था। लखनऊ में कुछ अर्से तक मकान नहीं मिला। उन दिनों मेरे पास सरकारी काम भी लगभग नहीं के बराबर था। मैं जाड़ों की दोपहरी में उस समय लखनऊ के एकमात्र अच्छे होटल कार्टन में
एक ब्रांडी लेकर अकेला बैठना, वहीं की स्टेशनरी पर मकान के लेखन की शुरुआत हुई। शुरुआत में ये मकान की मामूली तलाश थी, पर 2 महीने बाद मुझे लगा कि विवरणात्मक या व्याख्यात्मक उपन्यास नहीं है, यानी मकान नहीं है, अपने अस्तित्व की खोज। आपने देखा होगा कि उपन्यास में जब सितार वादक को मकान मिल जाता है तो वह उस मकान में जाना नहीं चाहता, लेकिन आध्यात्मिक खोज जो आपको दिखाई देती। मित्रों, अगर आप देखें, व्यंग्य दृष्टि उनके पास लगाता है, जहां भी विसंगतियां हैं, चाहे राग दरबारी का आरंभ हो या इस उपन्यास का भी अगर आप आरंभ देखें तो वहाँ कहाँ से होता है। वो लिखते हैं वहाँ पे राग दरबारी में आपको ट्रक दिखाई देता है, यहाँ आपको सड़क दिखाई देती है। इस नगर की सड़कें जितनी गंदी हैं, नगर निगम का दफ्तर उतना ही शानदार है। सवेरे जिस सड़क से मैं इस दफ्तर की ओर जाता हूँ उसका पौराणिक महत्व है। मुझे विश्वास है द्वापर में युधिष्ठिर को नरक दर्शन कराने के लिए इसी सड़क पर लाया गया। ये शुरुआत में ही वो मतलब अपना बता देते हैं कि मैं विसंगतियों को पकड़ने वाला रचनाकार हूँ आरंभ से। और इस मकान में 2 महीने 19 दिन अर्थात 3 अक्टूबर 1974 से 22 दिसंबर 1974 का उन्होंने समय दिया है। ये समय किसी ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं है, शिल्पगत प्रयोग है। इस उपन्यास का मुख्य पात्र नारायण स्वामी सितार वादक है और स्वतंत्रता के पश्चात का मध्यवर्गीय चरित्र, एक दमित व्यक्तित्व है जिसका शराब के नशे में बहुत कुछ बाहर आता है। इसके पिता नीलमणि बनर्जी शराब के नाम से भड़कने वाले जीव थे। वह शास्त्रीय परंपरा के संगीतकार थे जिन्हें रियासतों में खूब सम्मान मिला। एक दुर्घटना में मारे जाते हैं। नारायण स्वामी साइकिल को चला रहा है, इसके पीछे उसके पिता बैठे। अमेरिकी गोले द्वारा चलाई जाने वाले ट्रक की टक्कर में पिता के मारे जाने के कारण नारायण स्वामी जीवन भर अपराध बोझ से ग्रस्त रहता है। आजीविका के लिए नारायण स्वामी अपने परिवार को छोड़कर अपने पुराने शहर में आता है। यहाँ होती है आरंभ मकान की तलाश। उसका सितार वादन छूटने लगता है। इस दौरान वे मकान बांटने वाले अफसर हैं, कर्मचारी यूनियन के नेता, बड़ी नंदार, पुरानी शिक्षा श्यामा, वेश्यापुत्री सिंधी से जुड़ता है। उपन्यास का केंद्र नगर निगम का दफ्तर है। इसका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन दोहरे चरित्र का नौकरशाह है, बाहर से शालीन और अंदर से कुटिल। अपनी सांस्कृतिक छवि के लिए साहित्य, संस्कृति, संगीत में अपनी रुचियां प्रकट करता है। श्रीलाल शुक्ल का इस विसंगतिजनक चरित्र के चित्र में बहुत मन रमा है। अगर आप पढ़ेंगे तो उसका चरित्र उन्होंने बहुत मन से किया है। मकान की खोज में नारायण स्वामी कर्मचारी यूनियन के नेता भरीन हालदार के साथ निकलते हैं। मकान की खोज में जो प्रश्न लेकर मिलता है वह आज भी जस का तस है। शहरों वो कहते हैं, अगर आप देखें तो आज भी हुई है, शहरों का मल बढ़ता जा रहा है, सीवरों का विकास हो रहा है, पर इन्हें विकसित करने वालों को चिंता ये है कि बलि के बकरे कम हो रहे हैं। प्रशासन बाजारवाद की चाल पर बिस्किट और चिप्स बेचने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए खुला निमंत्रण देता है। एक बहुत बड़े पद पर श्रीलाल जी ने ये प्रश्न चिन्ह लगाया है। अंतिम वाक्य है श्रीलाल जी का जो उनकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है, जब वो कहते हैं, आदमी आज भी बहुतों की निगाह में गाजर, मूली, कुकुरमुत्ता कुछ भी हो, बस आदमी नहीं है। ये पता चलता किस दृष्टिकोण के साथ वो लेखक उसको लेकर चल रहा है। और इसी में होटल में नारायण स्वामी अपना सितार वादन करते हैं, पर होटल के मैनेजर सरदार जी आपत्ति उठाते रहते हैं। पर एक दिन नारायण स्वामी को सुकून मिलता है, होटल के मालिक चौधरी अनवर हुसैन ने सितार वादन की अनुमति दे दी। और सरदार जी आंख मार कर बताते हैं कि सब अकबरी टोले में रहने वाली सिम्मी की सिफारिश हो गया है। वह सेठ के संगीत में रुचि रखने वाले दामाद की मांग पर महफिल में गाते हैं। अंततः नारायण स्वामी को मकान मिलता है, उसका परिवार आने वाला है और इस कारण उसे सिम्मी का दर्द भरा उल्हाना सुनना पड़ता है। वो कहती है, आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ
पर ऐसा पढ़े क्यों रच रहे हैं? आपके लिए बीवी, बच्चे, मकान, दुकान, दफ्तर, इतनी बड़ी शोहरत, सभी कुछ तो है, क्या जरूरत है आपको इस तरह बेगार की? क्या जरूरत है? आप किस तरह की बेगार होने की सिमी का प्रश्न। तो मित्रों, ये फिर नारायण स्वामी का परिवार आ जाता है। वो सितार लेकर रिक्शे में पूरी टोला की ओर जा रहे हैं। रास्ते में वो रम का अड्डा खरीदते हैं, पर सिमी तक नहीं पहुँचते। उसकी गली में घुसने से पहले उसके सामने गली से दौड़ते हुए पाँव चीखों ललकारों से भर जाती है। स्वर्ग में से जैसे आदमी, मतलब वहाँ पे आप देखिए किस तरह से नारायण स्वामी सबको बचाना चाहते थे, बचा नहीं पाते। तो अंतिम जो अध्याय भी अगर आप देखें तो इसमें उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में बात की, और इस कलाकार के सम्मान में अगर आप अंतिम अध्याय पढ़े तो वो क्या है कि कलाकार के सम्मान में होने वाली श्रद्धांजलियाँ हैं। और आप सोच सकते हैं कि शिवलाल जी ने किस प्रकार की श्रद्धांजलियों का चित्र वहाँ पर। तो और भी बहुत सारी बातें हैं और उससे कहा गया था। तो दो बारों में मैं सिर्फ एक और उपन्यास जो एकदम अलग है और बहुत संक्षेप में उसके बारे में कहूँगा, उसमें ज़्यादा चर्चा भी नहीं करूँगा। और ये मजे की बात क्या है, 1969 में राग दरबारी जब पुरस्कृत हुआ तो उसने शिवलाल जी को भी, हिंदी विंग को भी नई ऊंचाई दी और क्लासिक रचना के रूप में ये देखा गया। पर उनकी एक वृत्ति 1974 में जब ये उपन्यास प्रकाशित हुआ, आज नहीं करते हैं, ये आलोचकों के गले से नहीं उतरा। और शिवलाल जी के जो प्रशंसक थे, आप देखिए एक तब कहाँ इतनी ऊंचाई राग दरबारी की और कहाँ ये वाला उपन्यास जो है, और उनका समर्पण देखिए बड़ा चौंकाने वाला था। वो लिखते हैं, ये उपन्यास हिंदी के असंख्य कथा प्रेमियों का सस्ने समर्पित है, जिनकी परिधि में दस्तोवस्की से लेकर काफका, कामू तथा जैरेन से लेकर अज्ञे और निर्मल वर्मा जैसे विशिष्ट कृतिकारों का अस्तित्व नहीं है। ये ऐसे पाठकों को समझना चाहिए या ऐसे लोगों को भी लिखा है। ये एक रहस्यपूर्ण अपराध कथा है। इसकी शुरुआत एक ईर्ष्यालु पति से होती है जो छिपकर अपनी रूपवती पत्नी का पीछा करता है और एक होटल के कमरे में जाकर उसके साथी को गोली मार देता है, और दूसरे दिन वह साधारण देखने वाला हत्याकांड अचानक असाधारण बन जाता है और घटना को रहस्य की घनी परछाई घटने लगती है। इसके बाद के पन्नों में तो हत्या और दूसरे अपराधों, भयंकर अपराधों का घना अंधेरा है जिसकी अब चर्चा की है, और जिसका की कई पत्ते में जो उमाकांत जो बात है उसके माध्यम से खुलती है और घटनाओं का तनाव बढ़ता है। अंत में जिस अप्रत्याशित बिंदु पर घटना होता है वह नाटकीय होते हुए भी पूरी तरह दुष्कर से। तो ज़्यादा इस पर नहीं कहूँगा, पर मूलतः मुझे मकान पे कहना था। और इन्होंने ये भी कहा था देवेश जी ने कि किसी कारण से कदम जो नहीं आ पा रही है, तो आप जो है विश्रामपुर का संत हो जाओगे। बोलने का मन मेरा भी है, क्योंकि इस पर मेरी उनसे बहस भी हुई थी। तो एक बार मैंने उनसे कहा कि इसमें आप उसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, तो इसमें भी भूदान आंदोलन जो है उसका डॉक्यूमेंटेशन एक तरह का वो नहीं पढ़ा जाता है। उन्होंने कहा जो नहीं पढ़ सकते हो ना पढ़। ये उन्होंने बातचीत हुई थी जो सम्मान। तो मेरे ख्याल में रामेश्वर भाई ने, आप सब लोगों ने इसके बारे में काफ़ी बात कर दी है, विश्रामपुर का संत के बारे में। तो जैसा देवेश जी आप कहें। अच्छा, कुछ तो बोले। तो मुझे इसलिए ये उपन्यास भी रहा क्योंकि जो मैंने अंक निकाला था 2008 में शिवलाल जी पर, उसकी टैग लाइन थी साहित्य कुल का संत। तो उस रूप में मैंने उनको दिया था और इसी अंक में उनसे साक्षात्कार भी लिया था। मेरे साथ उस समय गोपाल चतुर्वेदी थे और मैं था, उनसे इंटरव्यू लिया था उस अंक के लिए। और जब मैं कह रहा था जो प्रसंग का, तो विश्रामपुर का संत पर मेरी जो टिप्पणी थी, जिसके रूप में बता देता हूँ।
शीला जी से एक प्रश्न किया गया, उसको उत्तर में उन्होंने कहा कि विश्रामपुर का संत में विनोबा के भूदान आंदोलन का जो हिस्सा है वो मूल कथा के साथ अनुसूत होकर आया है। इस उपन्यास के अंत में इस ख्याल से आज ही कोई विनोबा के इस आंदोलन की बात नहीं करता है। आज भी कोई विनोबा के इस आंदोलन की बात नहीं करता है और आगे की पीढ़ियां तो भूल ही जाएंगी। तो अंत में मैंने एक एपिलॉग के तरीके से 3-4 पेज में भूदान का इतिहास लिख दिया है। वो उपन्यास का अंश नहीं है। अब जैसे कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसका अर्थ बताना पड़ता है तो फुटनोट में उसका अर्थ दे दिया जाता है। इस तरीके से मैंने उसमें इसका इस्तेमाल किया, तो मतलब वो उसको फुटनोट की तरह जो है उसको मान रहे हैं। तो उपन्यास में फुटनोट का प्रयोग एक नया तरह का प्रयोग है। शेष जो मुख्य अंश है, मुझे तो नहीं लगता कि जबरदस्ती उसमें लाया गया है। जबरदस्ती क्यों लाया जाएगा? अब देखिए, उसमें जो भूदान कार्यकर्ती है बाद में वही एक मेन कैरेक्टर के तरीके से डेवलप करती है। भूदान का ऐसा प्रभाव होता है कि उसको शब्द दुनिया से उठाकर एक अंदरूनी दुनिया से उठाकर एक अंदरूनी देहात में ले जाता है। तो वो सब ऐसे नहीं लगता। एक सब प्लॉट है, उन्होंने कहा एक सब प्लॉट है, इट्स अ पार्ट ऑफ द नॉवेल। तो मैंने कहा था पार्ट ऑफ द नॉवेल है, और भूदान आंदोलन का इतना डॉक्यूमेंटेशन भी है, पर एकेडमिक हो गया है कि उपन्यासिक दृष्टि से नहीं पढ़ा जाता। तो उन्होंने तब तलखी से कहा था तो आप उसे ना पढ़ें। तो इसमें दूसरा मुझे लगा कि वो अच्छा लगता था, मतलब इस तरह की बातें जो है वो अपना। अच्छा, मैंने ये देखा परसाई में जो शिवलाल जी में, अब उनसे विरोध, अब मैं उस समय जो है कम उम्र का था और शिवलाल जी जैसे व्यक्ति से बात करना, और विशेषकर जो मुझे अपनी पहली मुलाकात याद है। अब आप देखिए, एकमात्र जो उन्होंने हिंदी हास्य व्यंग्य संकलन संपादित किया जिसमें व्यंग्य की भूमिका है, जो एनबीटी से हुआ था, उसमें उन्होंने मुझे अपने साथ संपादक के रूप में, और उसके 23 संस्करण अब तक हो चुके हैं उस हास्य व्यंग्य संकलन। तो अगर आप कहें कि शिवलाल जी व्यंग्य को व्यंग्य नहीं मानते थे तो उसकी भूमिका भी बढ़ी कि वो व्यंग्य को किस तरह से व्यंग्य मानते हैं, और व्यंग्य को अगर व्यंग्य नहीं मानते तो क्यों हास्य व्यंग्य संकलन का संपादन करें। तो खैर वो उनके साथ रहा। फिर ये अंक जो मैंने उनके ऊपर किया, तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात कहा मुझे समझा दिया कि अपना अपना दृष्टिकोण है, तुम नहीं मानते तो कोई बात नहीं। फिर तो विश्रामपुर का संत का फलक जो है मैं देखता हूँ बहुत व्यापक। अगर आप जानते हैं, पढ़ा होगा, कुंवर जयंती प्रसाद सिंह सामंत की मृत्यु के हैं। इस उपन्यास का नायक वस्तुतः एक बड़ी बात भी हुई थी, खलनायक। अगर नायक है या खलनायक है, इस उपन्यास में जहाँ एक और पृष्ठभूमि में भूदान आंदोलन है, वही दूसरी ओर जटिल मानवीय संबंध है। भूमि और उसके उपयोग को लेकर पूरे विश्व में उठापटक है। अब आप आज भी देख सकते हैं इस तरह की उठापटक भूमि को लेकर इस समय चल रही है। अनेक बार तो ये लगता है कि आज भी ये शाश्वत प्रश्न है, किसानों द्वारा अत्याधुनिक युग में की जा रही आत्महत्याएं अनेक प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। भूदान एक आदर्श आंदोलन था, पर इसके साथ अनेक किंतु परंतु लगे। इससे किसानों के जीवन में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं आया। ये उपन्यास श्रीलाल शुक्ल के अनुभव क्षेत्र से उपजी रचना है। इसकी रचना प्रक्रिया का वर्णन करते हुए श्रीलाल जी ने राजेंद्र मोहन भटनागर को बताया था कि कहाँ से ये रचना बन जाती है। वो कहते हैं, कई गवर्नरों से मेरा जो संपर्क हुआ उसमें एक अत्यंत कुशल और सार्वजनिक स्तर पर संतुलित होते हुए भी व्यक्तिगत जीवन में बड़ा क्रोधी और सहसा प्रवृत्ति था। दूसरा साधारण रूप से महत्वाकांक्षी था। तीसरा ऐसा था, चौथा वैसा था। उसी से एक समन्वित चरित्र बनना शुरू हुआ। मतलब 3-4 चरित्र उनके सामने जो आ रहे थे, जो व्यक्तिगत आवेगों और महत्वाकांक्षाओं का जटिल समुच्चय था। मतलब एक चरित्र जो गढ़ रहे थे वो था कि व्यक्तिगत आवेगों और महत्वाकांक्षाओं का जटिल समुच्चय। कथा की दृष्टि से उसका आकर्षण मुझे इस उपन्यास के ओर खींच रहा था। उससे भूदान के जो प्रसंग जुड़े थे वो बहुत हद तक मेरे अनुभव के अंग थे। भूदान आंदोलन में मंगरौट नामक गांव पहला गांव था जो ग्राम दान के रूप में विनोबा जी को स्थापित किया गया। ये मेरी मौजूदगी में हुआ था।
उन दिनों उस क्षेत्र में क्षेत्र का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था। उन दिनों मैं उस क्षेत्र का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था। श्रीलाल शुक्ल जी 3 पृष्ठ का जो उनका परिशिष्ट है, आखिर में उसमें बात करते हैं कि आंकड़ों की दृष्टि से भूदान व ग्रामदान के मामले में बिहार राज्य सबसे अग्रणी रहा। फिर भी बड़े भूस्वामियों के खूंखार संगठनों का भयावह विस्तार तथा छोटे किसानों और खेतीय मजदूरों के पक्षधर संगठनों का परिदृश्य सबसे ज्यादा अभी वहीं देखने को। तो एक दृष्टि है, मतलब मैं मुझे लगता है, मैंने कहा भी है कि श्रीलाल जी कभी अपने आप को एक फ्रेम में नहीं बांधते। अलग अलग अगर आप उनको उपन्यास देखते चले जाएं, उनके कथ्य देखते चले जाएं, नहीं तो हमारे यहाँ आजकल क्या है कि आपने एक उपन्यास लिख लिया, हिट हो गया, तो उसी का पुनर्लेखन चलता रहता है। कहीं नहीं उन्होंने बंदे से बताया कि आपने आदमी का जहर उन्होंने डाक दरबारी के बाद लिखा, विश्रामपुर का संत अलग तरह से लिखा और अलग तरह से इसकी चीज़ें थी, और किस तरह से महामहिम का वो चित्रण करते हैं इसकी भी चर्चा हुई। जैसे और व्यंग्य भी किया गया कि बेटे और पिता एक साथ ही, तो उसके वर्णन भी हैं इसमें, और किस तरह से उसमें ये भी है कि उसकी मतलब वर्णन आपको लगेगा कि श्रीलाल जी की ये क्या भाषा है कि उसकी सुडोल चिकनी देह से पाँव पर अंग को पिघला रही थी, उसके पथरीले वर्तुल स्तन उनकी छाती में विस्फोटक ऊष्मा के साथ लड़ रहे थे। जागते में उनकी ढीली ढाली पस्त का एक समय अचानक धधकते कोयले में बदल गई थी, एक अनूठी उत्तेजना में सुंदर। बहुत साल हुए उन्होंने सुंदरी के स्नानों के एक बार फिर से किया। देखिए है कुंवर जयंती प्रसाद सुंदरी की स्मृतियों को जीवित रखना चाहते हैं, और इसीलिए वो सुंदरी द्वारा आरंभ किए ग्राम सुधारक को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और फिर तो ये अभी आप सब लोगों ने सुना तो मुझे लगता है कि क्योंकि सुबह से हम लोग समय उस हिसाब से चल रहा है कि हम लोग घड़ी की सुविधा जो है, मैं इनकी तरफ लगातार इसीलिए देखता रहा हूँ। तो मित्रों मेरे लिए तो ये है, और हमारे बहुत सारे लोगों के लिए श्रीलाल शुक्ल जो है व्यंग्य की एक पाठशाला है। श्रीलाल शुक्ल हों, परसाई हों, इन दोनों ने व्यंग्य को एक सुदृढ़ आधार दिया, एक सूत्र दिया है। और जैसे मैंने कहा कि परसाई बाद में कहने लगे कि व्यंग्य स्पिरिट है, पर ऐसा नहीं है। अपनी शुरुआती दौर में अगर उनकी संकलनों की भूमिकाएं पढ़ लें तो बाकायदा वो जोर दे के कह रहे हैं कि व्यंग्य एक विधा है। और हास्य के लिए वो कहते हैं, कोई हास्य कहता है तो ये मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने कान में तेजाब डाल दिया। पर बाद में उनकी सोच व्यापक, ऐसे ही श्रीलाल जी के साथ बात हुई और कई जगह उन्होंने माना, पर फिर अंत में बोले वो कि व्यंग्य की स्वीकार्यता बड़ी है। व्यंग्य जो है अलग अलग विधाओं में अलग अलग जगह स्वीकार्य हो रहा है, इस बात पर उन्होंने जोर दिया था। तो एक बार पुनः साहित्य अकादमी का धन्यवाद, और आपका भी, अखिलेश जी, नवीन जी, रमेश्वर जी, आपका सबका कि मैं भी समृद्ध हुआ आप लोगों से। आप लोगों ने मुझे बातें की, काफ़ी चीज़ें मेरे सामने आई, और मेरे साथ में जो है तैयारी की आपको भी सुना, और जाना कि डाक दरबारी को लेकर आपका एक अलग ध्यान है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद विजय जी को। मित्रों इसी के साथ यह सत्र समाप्त होता है। 15 मिनट का ब्रेक रहेगा और हम लोग फिर मिलेंगे अगले सत्र के लिए, जो श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों पर साहित्य पर केंद्रित है। उनकी जो व्यंग्य रचनाएं हैं, उनकी कहानियाँ हैं, आलोचनात्मक लेखन है और तरह का संशोधनात्मक लेखन है, उन सब पर बात होगी। इसकी अध्यक्षता करेंगी रेखा अवस्थी जी, और उस सत्र में राजकुमार गौतम और सुभाष जी अपने वक्तव्य। धन्यवाद।